ठीक है, या 2 लाख का हो जाता है। एक मिनट, तो किसी ने हाउसिंग लोन लिया है तो वो इंटरेस्ट हर साल 2 लाख रुपए का डिडक्शन क्लेम कर सकता है, एंड 1.5 लाख का क्या बोला, ये नहीं समझा प्रिंसिपल। मैं जब EMI भरूंगा तो उसमें एक पोर्शन होगा मेरा इंटरेस्ट, एक पोर्शन होगा मेरा प्रिंसिपल। इनिशियल ईयर्स में मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा रहेगा, दैट्स हाउ EMI वर्क्स। तो EMI वाला जो पोर्शन है वो अप टू 2 लाख रुपीज़ जो टोटल मैं भर रहा हूँ, बराबर है, वो मैं इनकम टैक्स में से लेस कर सकता हूँ इन द ओल्ड रिजिम। ठीक है, तो ये बेनिफिट है। इधर कुशल, मुझे नहीं लगता है कि अपनी ऑडियंस में से शायद किसी को भी पता होगा वो चीज़ मैं डिक्लेयर करने जा रहा हूँ, और इसमें भी प्लानिंग पॉसिबल है। कैसे? मान लो कि शायद आपको लोन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको या समवन योर फ्रेंड्स फैमिली और आपके फादर आपको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि कुशल लोन मत लो, आप ये पैसे ले लो हमसे कर लो। मैं बोल रहा हूँ उसको आप लोन के हिसाब से लो। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स में डिफाइन है, आप जब हाउसिंग लोन लेते हो तो ज़रूरी नहीं है कि बैंक और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेना है। यू गो एंड टेक फ्रॉम योर रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, बट ऑफकोर्स आपको इंटरेस्ट पे करना है, एक रीजनेबल इंटरेस्ट पे करना है, और वो उसको टैक्स उस पर ऊपर भरना पड़ेगा जिससे भी आपने लोन लिया है। सो दिस इज दैट सिंपल थिंग टू प्लान, एंड आपको इनकम टैक्स रोकता नहीं है। मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, ये इंटरनेट पे जा रहा है तो मैं लीगल चीज़ आपसे बता रहा हूँ, राइट? प्लानिंग की बात कर रहे हैं तो यू टेक स्टिल लोन इवन इफ यू डोंट नीड बैंक एंड फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, तो लो ही। अगर उसकी की जरूरत नहीं है, गो एंड टेक फ्रॉम योर रिलेटिव्स। तो अगर रिलेटिव से लिया तो अभी जैसे एक पॉइंट ये आएगा कि मैं तो फिर अनरीजनेबल इंटरेस्ट चार्ज कर दूंगा, मतलब मेरे रिलेटिव ही है तो मैं उनको बोल दूंगा मेरे को ज़्यादा चार्ज कर दो और फिर मैं कैश में दे दूंगा बाकी वाला, तो वो कैसे होगा? पर आपके रिलेटिव को उसके ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा। बिकॉज समझ लीजिए मैंने आपको लोन दिया फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैंने आपको 10 लाख का हाउसिंग लोन दिया फॉर परचेस अ हाउस। आपने बोला कि नीता जी यार फ्रेंड हो आप, मैं आपको 12% इंटरेस्ट में भर रहा हूँ, पर वो 12% के मुझे तो टैक्स भरना पड़ेगा ना। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू दैट कि आप ऐसे प्लान करो कि आप किसी को इंटरेस्ट दे रहे हो आपके फैमिली में या किसी को, बराबर है, उसको उस पर ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा, पर आपको भी बेनिफिट मिल रहा है। तो यू सी द इक्वेशन कि उनका टैक्स ज्यादा तो नहीं जा रहा है जिसका आपको बेनिफिट मिल रहा है, तो दे माइट बी इन द लोअर टैक्स ब्रैकेट, तो इट मेक मोर सेंस। और अभी तो 12 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं भरना है। करेक्ट, ठीक है। एंड ऑल्सो सो जस्ट टू क्लैरिफाई, सो अगर सपोज मैं 4 लाख रुपए पर मंथ की अगर सपोज EMI पे कर रहा हूँ, जिसमें से 3 लाख पहले साल इंटरेस्ट था, 1 लाख प्रिंसिपल था, तो इसमें से 2 लाख का इंटरेस्ट में डिडक्शन क्लेम कर सकता हूँ अंडर 24B। अच्छा 24B, एंड जो बाकी का अभी तो 1 ही लाख का प्रिंसिपल था, तो मैं 1 लाख का प्रिंसिपल डिडक्शन कर सकता हूँ अंडर 80C, राइट? ओके, जो 1.5 लाख का टोटल लिमिट है उसके अंदर। बट अगर एक इसके साथ और डिस्क्लेमर है, अगर आप फ्रेंड्स रिलेटिव से, मतलब अदर देन बैंकिंग चैनल से या आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन नहीं लेते हो, तो आप प्रिंसिपल क्लेम नहीं कर पाओगे, सिर्फ इंटरेस्ट क्लेम कर पाओगे। अच्छा, तो ये एक ट्रिक है, बट इंटरेस्ट ही मेन कंपोनेंट है। बिकॉज कुशल जो 80C का 1.5 लाख है वो कहीं ना कहीं से आपका आ जाएगा, विल डिस्कस दैट, बट वो 1.5 लाख इट्स इजी टू अचीव। लोगों का मोस्टली तो EPF कॉन्ट्रीब्यूशन से हो जाता है, बिकॉज आपका जो एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड में आप एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूट करता है वो 1.5 लाख के लिए एलिजिबल है, प्लस आपकी इंश्योरेंस पॉलिसीज हो गए एंड ऑल दैट थिंग। और वो आपने बताया 12% ऑफ सैलरी यूजुअली होता है EPF जो EPF यू शुड कीप 12% ऑफ योर बेसिक। लॉजिक ये है मेरा इधर, क्योंकि जितना भी आपका EPF पोर्शन है आपकी CTC के ओवर एंड अबाउ नहीं मिलने वाला है, एम्प्लॉयर आपको CTC के विधि नहीं देगा, बट जो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट करेगा वो आपकी टैक्सेबल सैलरी में काउंट ही नहीं होगा, तो सीधा आपका टैक्स का कैलकुलेशन हिल जाएगा ऑन अ बेटर साइड। करेक्ट, यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ गया। सो ये हो गया, मैं सिंपल से डिडक्शन बोला हूँ, मैं 80G में नहीं गया हूँ, कहीं नहीं गया हूँ, मैं बहुत सिंपल बोलना चाहता हूँ। बिकॉज आपने बोला कि नीतीश एक एवरेज पर्सन कैसे सोचे कि मुझे 8 लाख तक का अगर डिडक्शन एग्जाम्पशन क्लेम करना है, तो LTA, HR है, हाउसिंग लोन, ये 3-4 चीजें देख लो एटलीस्ट, और उसके बाद कॉल लो। मैं ऐसे नहीं बोल रहा आप ओल्ड रिजिम में जाओ ही जाओ। और इसके साथ लास्ट कंपोनेंट जो हम काफी बार बात कर रहे हैं कुशल, आपकी जो फ्लेक्सी पे है उसमें आप LTA के साथ आपके बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे आपका मोबाइल बिल रिएम्बर्समेंट हो गया, आपका हेल्थ एंड वेलनेस रिएम्बर्समेंट हो गया। मेरे काफ़ी क्लाइंट है, ठीक है, वो अलग जिम में जाते हैं, पर्सनल ट्रेनर है, दे कैन इवन क्लेम दिस। अगर आपके पास कंपोनेंट है हेल्थ एंड वेलनेस का, तो आप उसका बिल दीजिए ऑफिस में, और ये आपके फ्लेक्सी पे में ले लीजिए, और आप ये भी क्लेम कर सकते हो। तो मोबाइल बिल रिएम्बर्समेंट हो गया आपका, बुक्स एंड पीरियोडिकल्स, अगर आप कोई बुक्स परचेस कर रहे हो उसके बिल्स भी आप रिएम्बर्स करा सकते हो। पर ये कंपोनेंट आपको फ्लेक्सी पे में, स्पेशल पे अलाउंस में जो बोल रहा है उसमें जाके ऑप्ट करना है, एज सिंपल एज दैट, और ये सबका टोटल करना है और जाना है ब्रेक इवन चार्ट में और देखना है कि भाई ये कर सकता हूँ कि नहीं। बिकॉज कुशल वी ऑल आर स्पेंडिंग एज एन एम्प्लॉय और एज अ बिजनेस ओनर, वी ऑल आर स्पेंडिंग ऑन दिस एक्सपेंसेस। ऐसा नहीं है कि मैं कोई नया एक्सपेंस करने को किसी को बोल रहा हूँ, ठीक है। सो दैट्स माई रेशनल। एक दो इंटरेस्टिंग चीज मैं बोलना चाहता हूँ, मील कूपन सब यूज करते हैं, स्विगी जोमेटो ऑर्डर करते हैं, बिग बास्केट ऑर्डर करते हैं, 26,400 ये इनकम टैक्स में डिफाइन है, मैक्सिमम 26,400। और ये मैंने देखा है हर एक ऑप्शन ऑफिस में होता है 26,400। आप सब मील कूपन ऑप्ट कर सकते हो एवरी ईयर।
तो इसके ऊपर आपको सीधा 30% डिस्काउंट मिल गया, बिकॉज 30% इज अ टैक्स ब्रेक कंसिडरिंग यू आर इन 30% टैक्स। सो ये सब है। और लास्ट जो काफ़ी ऑफिस में मैंने देखा है, काफ़ी बिग 4 वाले भी ये देते हैं एज अ कंपोनेंट, आप मोबाइल परचेस करते हो एवरी 1-2-3 साल में, लैपटॉप परचेस करते हो 1-2 साल में, इफ दिस इज फॉर ऑफिस यूज, ये आप क्लेम कर सकते हो ऑफिस में एज अ पार्ट ऑफ योर सैलरी स्ट्रक्चर। हमारे काफ़ी क्लाइंट क्लेम करते हैं, ठीक है। जैसे समझो मैंने एप्पल का लैपटॉप ले लिया, लिमिट होता है उसका 1-1.5 लाख का जो लिमिट है, 1-1.5 लाख का मैंने उधर से क्लेम कर लिया, तो वो साल में आपका कितना टैक्स कम हो जाएगा। और मैं आपको सिंपल एक्सरसाइज करने को बोल रहा हूँ, इंक्लूड ऑल दिस व्हाट वी हैव डिस्कस, और अगर इसके अलावा भी आपके पास काफ़ी कुछ है, ये सब टोटल करके देखिए, डज दिस मेक सेंस टू गो फॉर ओल्ड और न्यू? दैट्स द ओनली अपील। गॉट इट, वेरी वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड। फ्यू क्वेश्चंस अगेन हियर ऑन दिस फ्रंट कि आपने जो लैपटॉप का बोला और मोबाइल रीइंबर्समेंट वगैरह का बोला, तो मेरे को एक समझना है कि जैसे लैपटॉप लिया 1.5 लाख रुपए का, तो अभी आपने एम्प्लॉय ने खुद के जेब से 1.5 लाख रुपए डाले, राइट, एंड वो लैपटॉप लिया, तो आप बोल रहे हो अगर ये सैलरी का पार्ट है तो ये आप कंपनी से रीइंबर्स करवा सकते हो, एंड जो कंपनी रीइंबर्स करेगी वो मेरे सैलरी का पार्ट हो जाएगा बेसिकली, राइट। तो इसमें मैंने खर्चा किया 1.5 लाख का, कंपनी से रीइंबर्स कर लिया 1.5 लाख का, तो अभी आप क्या बोल रहे हो कि ये टैक्स जो है इस पे अभी टैक्स का कैसे इंप्लीकेशन होगा? मैं वो नहीं समझ रहा। समझ लीजिए मैंने 1.5 लाख खर्चा तो कर दिया, मैंने ऑफिस के लिए समझ लीजिए मैकबुक लिया या कोई भी लैपटॉप लिया या फोन लिया, जो भी आप में कंपोनेंट अवेलेबल है, बराबर है, मैंने ले लिया और 1 लाख या 1.5 लाख का जो भी मैंने खर्चा किया और उसका रियम्बर्समेंट कर लिया। अभी कुशल, बिकॉज आई ऑप्टेड एज अ पार्ट ऑफ माई सैलरी स्ट्रक्चर, मुझे उसमें ऑप्शन आता है लैपटॉप या मोबाइल परचेस, बराबर है, मेरे HR सॉफ्टवेयर में ये ऑप्शन है, बराबर है, तो मैं जाके ये बिल सबमिट कर दूंगा, तो कंपनी मुझे जो रियम्बर्समेंट करती है, इट इज कॉल्ड एज अ रियम्बर्समेंट और नॉट एज योर टैक्सेबल सैलरी। तो पूरे के पूरे 1.5 लाख के ऊपर समझ लीजिए अगर 30% टैक्स ब्रैकेट में हूँ, विच इज 45,000 टैक्स सेव्ड ऑन बाइंग दैट लैपटॉप, और हम सब बाय करते हैं। बस मैं सिर्फ एक डिस्क्लेमर अगर दे रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कल जाके आप HR से बोलोगे मेरे को ये चाहिए, अगर आपकी ऑर्ग में ये है तो आप कर सकते हो और होता है। अगर मैंने आपको ये 4-5 चीज़ें बोली है, जैसे बुक्स एंड पीरियोडिकल, मोबाइल बिल रियम्बर्समेंट, लैपटॉप मोबाइल परचेस, योर मील कूपन, 80% केस में मैंने इसमें से एटलीस्ट 70% टू मतलब मोर देन 80% ऑफ माई क्लाइंट आई हैव सीन दैट इसमें से 50% तो रहती ही रहती है, सब नहीं होंगे तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ होगा, विच इज़ वेरी कॉमन पार्ट ऑफ अ फ्लेक्सी पे। सो गो एंड सी एटलीस्ट। ऑल्सो वॉट इफ देर इज अ कपल, मैरिड कपल, ऐसा कुछ होता है कि एक ने न्यू ऑप्ट करना चाहिए, एक ने ओल्ड ऑप्ट करना चाहिए? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। वाई? अभी जो लोग अभी तक क्या होता था, लोग अभी तक आप देखेंगे काफ़ी यूट्यूब में और कहीं ना कहीं लोग बोलते थे कि भाई आप हाउसिंग लोन है या HRA है, दोनों के नाम पे लीजिए, बराबर है, पर अब उनको थोड़ा और एनालाइज करना पड़ेगा। क्यों? अगर कोई मैरिड कपल है, ठीक है, अब दोनों जॉब कर रहे हैं, अब शायद एक न्यू में चला जाए, दूसरा ओल्ड में रह जाए, और ये जो भी हमने प्लानिंग किया ना वो सब एक के नाम पे हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं मुंबई में रह रहा हूँ और मैं रेंट पे रह रहा हूँ, समझ लीजिए मेरा 70,000 60,000 मेरा रेंट में दे रहा हूँ, बराबर है। अब मैं दोनों में स्प्लिट करूंगा, मी एंड माई वाइफ बोथ, बराबर है, तो शायद 60,000 30,000 डिवाइड हो जाएगा। उससे बेटर पूरा HRA में ही क्लेम करूँ और मेरे ही रेंट मेरी जेब से दूँ, तो पूरा 60,000 में क्लेम कर पाऊंगा। मतलब ऑफकोर्स HRA का कैलकुलेशन है, बट पूरा 60,000 रेंट आई कैन शो, राइट, दैट इज वन थिंग। हाउस पे भी वो डिवाइड हो जाएगा अगर इंटरेस्ट पोर्शन है, अगर मैं 2 नाम पे कर रहा हूँ। तो अगर एक प्रॉपरली प्लान कर रहे हो तो मुझे लगता है अभी भी काफ़ी स्कोप है। अगर इफ़ यू आर मैरिड, ओके, तो आप एक न्यू में चले जाए, एक ओल्ड में चले जाए, इंस्टेड ऑफ बोथ आर सिलेक्टिंग न्यू और बोथ आर सिलेक्टिंग ओल्ड। तो ये आपको बस देखना है कि मैं एज अ फैमिली और एज एन इंडिविजुअल इसमें से कितना क्लेम कर सकता हूँ। गॉट इट, वेरी इंटरेस्टिंग। एंड आपने एक चीज़ बताई जो HRA वाली थी, विच यू मेंशन कि पेरेंट्स के घर पे अगर रहते हैं तो यूजुअली हम तो रेंट नहीं देते, बट वो भी एक हैक है जहाँ पर आप HRA पेरेंट्स को देके क्लेम कर सकते हो। तो व्हाट एग्जैक्टली इज दैट, एंड जस्ट इन सिंपल टर्म्स एक HRA का पूरा कॉन्सेप्ट होता क्या है, एंड उसमें कैसे आप टैक्स प्लान कर सकते हो? श्योर। सो कुशल, HRA है ना बहुत ही कॉमन एस्पेक्ट है। मैं एक एग्जाम्पल भी दूंगा, पर उसके पहले हम बता देते हैं कि HRA क्या है। हाउस रेंट अलाउंस, एज द नेम सजेस्ट, ये एक कंपनी से मेरे को एक अलाउंस के रूप में मिलता है एज अ पार्ट ऑफ माई सैलरी स्ट्रक्चर के, ठीक है। 2 सिंपल कंडीशन है कि मेरे को ये HRA कंपोनेंट मेरी सैलरी में होना चाहिए और मैं रेंट पे रह रहा हूँ। अगर ये 2 कंडीशन मीट हो रही है देन यू कैन क्लेम दिस, एज सिंपल एज दैट। अभी सिंपल लॉजिक है कि HRA कंपोनेंट समझ लीजिए मेरी ऑफिस में से मुझे मिल रहा है 50,000 का, ठीक है, और मेरा रेंट है 60,000, तो मैं क्लेम कितना कर पाऊंगा? दोनों में से एक भी नहीं। इनकम टैक्स एक फॉर्मूला देता है कि आपका एक्चुअल HRA कितना है कंपोनेंट। मान लीजिए एक्चुअल HRA कंपोनेंट आपका है 40,000, ठीक है। कंपोनेंट एक्चुअल HRA कौन डिसाइड करता है? हाँ, ये कंपनी, तो कंपनी डिसाइड करती है, पर मैंने आपको उसका भी एक
मोर और लेस एक डेफिनेशन बताया कि अगर मेरा 20 लाख सैलरी है तो 10 लाख मेरा बेसिक होगा हाँ। और 5 लाख मेरा एचआरए कंपोनेंट होगा, ठीक है। तो 5 लाख डिवाइड बाई 12, मान लीजिए एचआरए एक्चुअल एचआरए कंपोनेंट इज 40,000। अच्छा, ये पर मंथ है? हाँ, ये पर मंथ फिगर है, हाँ, ठीक है। अभी दूसरा, ये इनकम टैक्स का फॉर्मेट है, अपना फॉर्मेट नहीं है ये, ठीक है। 50% ऑफ बेसिक, वो ले लीजिए कि आपका बेसिक सैलरी कितना है उसका 50%, ठीक है। मान लीजिए आपका बेसिक सैलरी है 1,25,000 पर मंथ, डिवाइड बाई 2, मतलब मैंने सिंपल उसको 50% कर दिया, ये आ गया 62,500। और ये क्या है? दिल्ली, कोलकाता, हाँ, मुंबई, चेन्नई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये ना शायद ये कभी उन्होंने फिर अपडेट किया ही नहीं, एक बार मेट्रो डिफाइन कर दिया, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। अगर इफ यू आर स्टेइंग इन दिस 4 मेट्रो सिटीज तो आपको 50% ऑफ बेसिक अलाउड है टू कैलकुलेट इन दिस फॉर्मूला, अदरवाइज 40%। तो आप बेंगलोर में हो, आप भले मेट्रो में हो, मेट्रो सिटी कहलाते हो, बट आपको ये 50% ऑफ बेसिक इसमें मिलेगा। सो दिस 4 सिटी में आपको 50% ऑफ बेसिक मिलेगा। और थर्ड कंडीशन है एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक, मतलब मैं रेंट मान लीजिए 50,000 भर रहा हूँ, मेरा कंपोनेंट 40,000 है, ठीक है। सो 40,000 एक्चुअल एचआरए रिसीव, 50% ऑफ बेसिक इज 62,500 और एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक विच इज लेट्स से 50,000 मैंने रेंट तो भर दिया, पर 10% ऑफ बेसिक इज 12,500, तो 37,500। सो कुशल, रेंट कितना भर रहा हूँ, कितना कंपोनेंट, ये मैटर नहीं करता, ये कैलकुलेशन से जो एचआरए आएगा दैट मैटर्स, बराबर है। तो इस केस में 37,500 इज द लीस्ट अमॉन्ग्स ऑल, तो 37,500 इंटू 12, तो मुझे 4,50,000 का एचआरए एग्जेम्प्ट मिलेगा। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो ये बेनिफिट है मेरा। अब कमिंग टू योर क्वेश्चन कि जैसे काफ़ी सारे लोग यूज़ करते हैं, और मैंने बोला भी कि अगर आप पेरेंट्स के साथ रह रहे हो या आप अकेले रह रहे हो पर वो पेरेंट्स के नाम पे घर है या कोई रिलेटिव के नाम पे या आपके ब्रदर के नाम पे, वाई यू आर नॉट गिविंग रेंट टू देम। आप बोलोगे ये तो रिलेटिव है यार, घर का ही मामला है, पर मैं मान के चल रहा हूँ और काफ़ी सारे क्लाइंट में हमने देखा है, ओके, कि वो इधर रह रहे हैं, उसके पेरेंट्स गुजरात में रह रहे हैं और उसका ये नाम शायद उसके पेरेंट्स के नाम पे ही है, ठीक है। ये क्या करते हैं, ऐसे भी हाउस होल्ड एक्सपेंसेस पेरेंट्स को भेजते रहते हैं। मैंने बोला आप हाउस होल्ड एक्सपेंसेस ना भेजें, ये घर का रेंट दे दीजिए। तो दो चीज़ें होगी कि ये आप जो रेंट दे रहे हो वो आप एचआरए में क्लेम कर सकते हो, प्लस आप एनीवेज आपके पेरेंट्स को पैसे दे रहे हो, राइट, इनडायरेक्टली, तो बल्कि उसको रेंट के तौर से दीजिए। आपको करना क्या है, आपको प्रॉपरली बैंक में मनी ट्रांसफ़र करना है, आपको उनसे रेंट रिसीट भी बना के लेनी है, और आप ये जेन्युइन ट्रांजेक्शन कर रहे हो, राइट, कि यू आर पेइंग रेंट बिकॉज यू आर स्टेइंग इन द योर फादर्स प्लेस और योर ब्रदर्स प्लेस और आपके रिलेटिव के घर पे रह रहे हो। एज सिंपल एज दैट क्वेश्चन। लोग क्या करते हैं पता है, फेक क्लेम करते हैं, इवेजन कर रहे हैं, क्या 1 लाख तक का रेंट क्लेम, पूरे साल का 1 लाख का रेंट दिखाते हैं, विच इज़ वेरी कॉमन। आई हैव सीन इन 99% ऑफ द केस 1 लाख का रेंट दिखाएंगे, क्यों 1 लाख तक पैन कार्ड नहीं देना है। मैं बोल रहा हूँ आप लेजिटली करो ना। अगर आप पेरेंट्स के घर पे रह रहे हो या आप पेरेंट्स के साथ भी रह रहे हो, कुशल, लेट्स से पीपल आर स्टेइंग इन मुंबई और बेंगलोर और एनीवेयर इन द इंडिया, पेरेंट्स के साथ आप रह रहे हो, आप घर का एक पोर्शन यूज़ कर रहे हो, जो मार्केट वैल्यू है उसका 70% 80% आप पेरेंट्स को रेंट दीजिए और यू क्लेम एचआरए, एज सिंपल एज दैट। बट प्लान वेल, ऐसा नहीं है कि 1 लाख इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे पैन कार्ड नहीं देना। मैं बोला पैन कार्ड सबमिट करो, प्रॉपर एवरी मंथ रेंट ट्रांसफर करो, लाइक अ लेजिट यू आर डूइंग। एनीवे दिस इज अ लेजिट, वाई, बिकॉज घर किसके नाम पे है, पेरेंट्स के या वो पर्टिकुलर रिलेटिव के नाम पे। एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, आपके पास एचआरए कंपोनेंट है, आपने रेंट दे दिया, and you are transferring through bank, not through cash, because you are not hiding anything. Of course, whatever you are paying, कुशल, वो आपके रिलेटिव, आपके फादर या आपके ब्रदर जिसके, उसके ऊपर उसको टैक्स भरना पड़ेगा। फ़ायदा किधर है, अगर वो लोअर टैक्स स्लैब में है या तो उसका टैक्स स्लैब में नहीं आते हैं। और इसमें भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है, बिकॉज अभी 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, तो ये भी एक आपके पास एक छूट है कि भाई आप इधर तक तो आपके पेरेंट्स को किसी को टैक्स लगना ही नहीं है ओवरऑल टैक्स में। तो ये इस तरीके से यूज़ करना चाहिए, ना कि वो गलत तरीके इवेजन करके कि आप पैन कार्ड मत दो और 1 लाख का रेंट दिखा दो, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता है ऑनेस्टली, और गलत भी कर रहे हो आप। तो इसमें अभी जैसे पेरेंट्स को एक रेंट दे दिया, तो इसमें आपका पॉइंट वैलिड है कि अगर मैंने जानबूझकर ज़्यादा भी रेंट दे दिया तो वो उनके टैक्सेबल इनकम में आएगा और उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। एंड ये लीगली फिर इसमें वो सब करना पड़ेगा क्या, लाइक रेंट अग्रीमेंट वगैरह बनाना पड़ेगा, वो सब की ज़रूरत पड़ेगी? मैं आपको एक रेंट अग्रीमेंट काफ़ी बार ऑफिस में मांगते हैं, काफ़ी बार नहीं भी मांगते। उनका रिक्वायरमेंट क्या है कि आप रेंट भर रहे हो तो आपके पास प्रूफ है कि आपने बैंक ट्रांसफर किया, आप उनसे रेंट रिसीट ले लो। ज़्यादा से ज़्यादा रेंट रिसीट मांगते हैं एचआर, और वो दे ही रहे हो बिकॉज आप रेंट वैसे भी ट्रांसफर कर रहे हो। और ऑफकोर्स आप जो रेंट दे रहे हो, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, हम कुछ छुपा नहीं रहे, हम वो पर्टिकुलर पर्सन के इनकम में वो रेंट दिखाएंगे। पर इससे काफ़ी सारी चीज़ें सॉल्व होगी ये रेंट दिखाने से और प्रॉपरली करने से। पर इस तरीके से इसको यूज़ करना चाहिए। आपको प्रूफ में सिर्फ चाहिए रेंट रिसीट, प्रॉपरली रेंट रिसीट बना दो और बैंक से ट्रांसफर करो, दैट्स इट। ऑफकोर्स आप खुद के नाम पे घर नहीं होना चाहिए और आपके पेरेंट्स के रेंट दे रहे हो
तो वो हो गया इवेजन और वो पकड़ा जाएगा। रेंट घर जिसके नाम पे उसको रेंट देना, एज सिंपल एज। समझ गया। और यही जस्ट एग्जांपल के सामने अभी मैं बस क्लैरिफाई कर रहा हूँ सब लोगों के लिए, तो 4.5 लाख का आपने दिखाया HRA एग्जेम्प्ट है, एक्चुअल रेंट आपने बोला था 50,000 पर मंथ है ये केस में, राइट? तो 6 लाख का रेंट है। तो बस मैं सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ, तो एक इंडिविजुअल टोटल 6 लाख रुपए भर रहा है उसके लैंडलॉर्ड को साल में, एंड उसके बदले में उसकी कंपनी उसको 4.5 लाख रुपए रीइंबर्स कर रही है। इज इट रीइंबर्समेंट पूरा भी करेगी, क्योंकि उसका कंपोनेंट आप कुशल देखेंगे तो हमने पहले इधर लिखा है 40,000 का। 40,000 इज द कंपोनेंट इन दिस एग्जांपल के लिए दिया है मैंने, बराबर है? और वो रेंट भर रहा है 50,000 का। तो 4,80,000 ये केस में रीइंबर्स करेगी क्या कंपनी? फिर नहीं, रीइंबर्समेंट पूरा ही करेगी, राइट। बट एग्जेम्प्ट अमाउंट है, वो इनकम टैक्स बोलती है लोअर ऑफ दिस 3। सो व्हाट रेंट कंपोनेंट यू आर गेटिंग, बिकॉज सी CTC तो आपको पूरी मिलनी ही मिलनी है, CTC के जो कंपोनेंट है। पर ये कैसे डिजाइन किए गए HRA का पोर्शन, और कैसे डिजाइन किया गया है कि इनकम टैक्स ने एक रूल बनाया है कि आपको HRA जितना मिल गया, आपने कितना भी रेंट दिया, पर मैं बोल रहा हूँ उस हिसाब से कैलकुलेट करो और वही एग्जेम्प्ट अमाउंट आपको दूंगा। तो अगेन तो इस केस में आपको 4,50,000 मिल रहा है। योर पॉइंट इज राइट। नहीं, तो फॉर एग्जांपल अभी जैसे 6 लाख पे कर दिया, 4.5 लाख का, तो आप बोलो कंपनी पूरा 6 का 6 लाख मेरे को रीइंबर्स करेगी। कंपनी आपको देंगी एक्चुअल HRA विच इज 40,000 तो एग्जैक्टली 4,80,000। तो 4,80,000 कंपनी मुझे रीइंबर्स करेगी। बट आप बोल रहे हो कि 4,80,000 पे मुझे टैक्स पे नहीं करना है, 4,80,000 माइनस उसमें से 4.5 लाख तो एग्जेम्प्ट है, तो मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा बस 30,000 रुपए। राइट, इज इट राइट? राइट। सो आपका 4,50,000 सीधा, हमको 8 लाख चाहिए थे कुशल, हमारा डिस्कशन होता चलता, 4.5 तो मेरे को यही चीज दे रही है। सो माई पॉइंट इज दैट कि आपको एक बार देखना है कि कंपेयर करके कि डज दिस मेक सेंस। अच्छा, तो आपके वो जो 8.5 लाख थे उसमें ये सब भी इंक्लूडेड है? मेरे को लगा सिर्फ डिडक्शंस की बात कर रहे हो। दैट्स व्हाई से डिडक्शन, एग्जेम्पशन एंड एवरीथिंग। इसलिए सैलरी वालों के लिए तो ये बहुत अच्छा मौका है कि ये सब देख ले। सी एज अ प्रोफेशनल ना, ये सब चीजें नहीं मिलती। आपके पास क्या बचता है? ATC, ATD, हाउसिंग, हाउस का आप जो इंटरेस्ट भर रहे हो वही सब मिलता है। तो इसके लिए सैलरी वालों के केस में काफी केस में पॉसिबल है, एटलीस्ट मैंने मेरे क्लाइंट्स में देखा है कि अभी भी स्कोप है कि ओल्ड एज बेटर हो सकता है, एंड we'll see that. समझ गया। Very, very interesting. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.